Hello students, in the previous video we have discussed about meaning of resonance and some basic general conditions of resonance of any electrical circuit. Now in this video, and students also I have also discussed about type of resonance. Uh, there are two types of resonance circuit. First one is series RLC resonance circuit and second one is the parallel RLC resonance circuit. In this video we will start first type of resonance circuit, that is सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. आप देखिए इसका नाम जो है वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है. मीन्स अगर RLC सीरीज RLC सर्किट अगर रेजोनेंस कंडीशन पे होगा तो दैट सर्किट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स तीन एलिमेंट RLC सीरीज में लगे हुए हैं और ये जब रेजोनेंस पे होगा तो कौन कौन से फिनोमेना होंगे, कौन कौन से कंडीशंस होंगे कि ये RLC सर्किट रेजोनेंस पे होगा, यही हमें स्टडी करना है स्टूडेंट्स. तो अब देखिए सीरीज नाम इसीलिए है इसका क्योंकि तीनों एलिमेंट किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं. आप एक और व्यू से इसको आप देख सकते हो. सपोज अगर मैं इतने सर्किट की बात करूं, ये देखिए तो ये सिर्फ एक कॉइल है. अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो ये पूरा एक क्या है, कॉइल है. भाई कॉइल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, रियल इंडक्टर भी आप बोल सकते हो. तो इस रियल इंडक्टर के सीरीज में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है. तो इसीलिए इस पूरे सर्किट को आप बोलोगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट. अगर यही कैपेसिटर इस कॉइल के आप पैरेलल में लगा देते तो वो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो जाता. बहरहाल जब हम वो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे पैरेलल सर्किट. अभी फिलहाल रेजोनेंस सर्किट पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स. एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरनेस के साथ आप ये पढ़िएगा क्योंकि ये जो सर्किट है ये आगे के जितने भी सर्किट आएंगे उसका फंडामेंटल है. इसको आपको समझ में आना ही आना चाहिए. अगर ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे आपको बहुत डाउट हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स तीनों एलिमेंट के क्रॉस मैंने वोल्टेज एज्यूम कर लिया VR, VL, VC. और हमने माना कि यहाँ जो सप्लाई दिया हुआ है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा T और इसमें करंट फ्लो किया I. तो स्टूडेंट्स इन तीनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल सप्लाई वोल्टेज निकल के आएगा. तो मैंने इन तीनों वोल्टेज का RMS वैल्यू ले लिया. यहाँ पे सप्लाई का RMS वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ V है और फ्रीक्वेंसी F है. तो अब इसका तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे सीरीज RLC सर्किट के कॉन्सेप्ट में. तो फेजर डायग्राम मेथड में तो कैसे हम करते थे फेजर डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पे करंट लेते थे और फिर इन तीनों वोल्टेज को हम अकॉर्डिंग टू करंट ड्रॉ करते थे. तो स्टूडेंट्स VR जो है वो करंट के फेज में होगा, VL जो है वो 90 डिग्री लीड करेगा, VC 90 डिग्री लैग करेगा. मैं बहुत टाइम पास नहीं करूंगा इसमें, ऑलरेडी मैं डिस्कस ये सब कर चुका हूं. अब मुझे तीन वेक्टर या तीन फेज का रिजल्टेंट निकालना है. तो पहले मैंने VL और VC का रिजल्टेंट निकाल लिया. VL माइनस VC, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि VL ग्रेटर है. तो स्टूडेंट्स अब VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट हमें निकालना है. तो VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट क्या होगा, V होगा, यहाँ पे कहीं आएगा. और इस V की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. और इसी फार्मूले से मैंने इस सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट किया था, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए ये जो टर्म हुआ करता था XL माइनस XC, इसको हमने एक नाम दिया था नेट रिएक्टेंस. आपको याद होगा इसको हमने नाम दिया था नेट रिएक्टेंस. आपको याद होगा कि सीरीज RLC सर्किट में मैंने दो केस स्टडी किया था. केस 1 क्या था, XL ग्रेटर देन XC, और केस 2 क्या था, XL लेस देन XC. फिर आप लोगों ने पूछा था सर XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो क्या होगा. तो वही तीसरा जो केस मैं वहाँ छोड़ा था वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. आगे आपको पता चल जाएगा कि XL इक्वल टू XC होगा तो इसमें कौन कौन से फिनोमेना होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी. तो ये एक स्पेशल केस है स्टूडेंट्स, XL इक्वल टू XC, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है और मैं भी इसको आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया था. बहरहाल यहाँ पे आइए, ये हमारा टोटल वोल्टेज है, ये टोटल इम्पीडेंस है एंड दिस टर्म इज नोन एज नेट रिएक्टेंस. अगर स्टूडेंट्स फेजर अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसका इम्पीडेंस, तो देखिए तीन इम्पीडेंस Z1, Z2 एंड Z3 आर इन सीरीज. देयरफॉर इक्विवेलेंट ऑफ these three impedance is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. तो Z इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, इसका
आर, भाई Z1 Z2 Z3 सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखना पड़ेगा ना, तो आर का तो आर हो गया, Z2 का क्या हो जाएगा JXL, तो यहाँ पे देखिए मैंने JXL लिख दिया, और इसका माइनस JXC तो मैंने माइनस JXC लिख दिया, और इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, मीन्स हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट जो J का टर्म आया है XL माइनस XC, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि Z का जो J टर्म होता है वही नेट रिएक्टेंस देता है, आपको याद होगा। तो जो Z का इमेजिनरी पार्ट है, Z का जो J टर्म है वही नेट रिएक्टेंस है, तो आप नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो नेट रिएक्टेंस। चलिए, तो अगर ये सर्किट रेजोनेंस पे है, इस सर्किट को आपको रेजोनेंस पे ले आना है, तो मैं आपको जनरल कंडीशन, बेसिक जनरल कंडीशन जो होता है वो मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट ही मैंने किया था कि अगर दुनिया का कोई भी सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन पे है तो पक्का है कि नेट रिएक्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। तो मैंने क्या किया, नेट रिएक्टेंस जीरो कर दिया, यहाँ से नेट रिएक्टेंस जीरो कर दो या यहाँ से J टर्म को जीरो कर दो। पिछला वीडियो आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जब XL माइनस XC इक्वल टू जीरो हुआ है तो यहाँ से XL इक्वल टू क्या हो गया है, XC हो गया है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉर सीरीज RLC सर्किट, XL इक्वल टू XC। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि XL इक्वल टू XC जो है वो हर सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सीरीज RLC के लिए है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि अगर सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो स्टूडेंट में मिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो तुरंत बोलता है XL इक्वल टू XC। अरे भाई मैंने तो सर्किट का नाम ही नहीं लिया ना, मैंने तो बोला नहीं कि सीरीज है कि पैरेलल है या फिर किसी और कॉम्बिनेशन में है। तो आपको एक जनरल आंसर देना होगा स्टूडेंट्स। तो जनरल आंसर क्या है, नेट रिएक्टेंस जीरो। हाँ, वो बात की बात है कि उसकी वजह से XL इक्वल टू XC आ गया है। तो फिलहाल सीरीज RLC सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन XL इक्वल टू XC मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोथ आर इक्वल, देन सर्किट इज इन रेजोनेंस कंडीशन। तो ये जो दोनों रिएक्टेंस इक्वल हुए ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होंगे एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने XL का फार्मूला लिख दिया है ओमेगा L और XC को लिख दिया मैंने 1 बाई ओमेगा C। यहाँ से मैंने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया 1 बाई रूट LC एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये घटना घटित होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC होगा, उसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपको आना चाहिए कि सीरीज RLC सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 बाई रूट LC। एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि हर सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगा, ये एक स्पेशल टाइप का सर्किट है। स्पेशल टाइप के सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाई रूट LC होगा और वो स्पेशल टाइप का सर्किट क्या है, सीरीज RLC सर्किट। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी वैल्यू हर्ट्स में निकाल ली, तो 2 पाई f से आप निकाल लो हर्ट्स में, तो 1/2 पाई रूट LC। चलिए ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन था। अब देखिए जब ये चीज़ें होंगी, XL इक्वल टू XC होगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप सोचिए ना, XL इक्वल टू XC हो गया तो VL और VC के बारे में आप क्या कहोगे। तो VL क्या होता है, I इंटू XL और VC होता है I इंटू XC। तो I दोनों में कॉमन है और XL XC इक्वल हो गया, मीन्स VL और VC भी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि अगर ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है तो VL इक्वल टू VC, और अगर VL इक्वल टू VC होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए VL इक्वल टू अगर VC होगा तो इस V की वैल्यू VR के इक्वल हो जाएगी। आप देखिए ना, तो आप कह सकते हो कि अगर ये सर्किट रेजोनेंस में है तो देन VL इक्वल टू VC या टोटल सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V इक्वल टू VR। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और भी थोड़ा सा फील करते हैं इसको, या और भी चीज़ें देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नेट रिएक्टेंस अगर जीरो हुआ है, XL इक्वल टू XC हुआ है और VL इक्वल टू VC हो गया है, तो ये तो मैं लिख ही दिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है J टर्म जीरो, V इक्वल टू VR। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्किट में नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए, आप खुद ही सोचिए ना, अगर किसी सर्किट में नेट रिएक्टेंस जीरो हो जाए तो वो सर्किट में सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगा। मीन्स उस पूरे सर्किट का जो बिहेवियर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है नेचर ऑफ सर्किट प्योर रेजिस्टिव, या सिर्फ रेजिस्टिव लिख दीजिए तब भी काम चल जाएगा। और अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो गया, नेट रिएक्टेंस जीरो हो गया, तो निश्चित है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज है वो सेम हो जाएगा, या दोनों के बीच का जो फेज एंगल है फाई वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर फाई जीरो हो गया तो पावर फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें से कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ अ गिवन आरएलसी सर्किट है पावर फैक्टर 1, देन व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर पावर फैक्टर 1 है उस सर्किट का तो बताइए सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दोगे। तो सोचिए ना, अगर पावर फैक्टर 1 हुआ है तो पक्का है कि वो सर्किट रेजोनेंस पे आया है, और अगर रेजोनेंस पे आया है इसका मतलब वो सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/√LC। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी सेम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट। तो आंसर इज 1/√LC। भाई VL = VC तभी होगा जब ये चीज़ें होंगी। तो इधर उधर घुमा के कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर नेट रिएक्टेंस जीरो हुआ है, ये वाला टर्म अगर जीरो हुआ है, यहाँ से देख लो ये टर्म अगर जीरो हुआ है तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, आर के इक्वल हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है जेड की वैल्यू आर। सोचिए अगर फाई जीरो हुआ है तो रिएक्टिव पावर भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर रिएक्टिव पावर जीरो हो गया तो स्टूडेंट्स एक्टिव पावर और एपरेंट पावर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ कंडीशंस तो जनरल कंडीशन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी के लिए ही एप्लीकेबल हैं। जैसे XL = XC, VL = VC, Z = R, ये सब सीरीज आरएलसी के लिए। सबके लिए ऐसा नहीं होगा, आगे आपको फील हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप और रेजोनेंस सर्किट आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट इसको और आगे। तो Z की वैल्यू क्या हो गई भाई, R हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है Z = √R², XL और XC की वैल्यू लिख दी है मैंने। तो यहाँ ज़रा देखते हैं कि Z जो है, अगर हम Z की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। भाई R तो चेंज हो ही नहीं सकता है, L और C भी नहीं चेंज हो सकता है, तो बचा क्या, ओमेगा। ओमेगा को ही आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उधर इधर उधर ही आप चेंज कर सकते हो। मीन्स Z इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो Z चेंज होगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैच कराना है कि ये वाला टर्म जीरो हो जाए। तो सोचिए ना, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया स्टूडेंट्स तो Z की वैल्यू R हो जाएगी, और वो Z की मिनिमम वैल्यू होगी। भाई अगर ये टर्म जीरो हो गया तो वो Z की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ y = यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक फंक्शन लिया y = R+, चलिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 + x²। और मैं पूछूं कि y की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो 8 तो कांस्टेंट है, x ही बदल रहा है, x ही चेंज हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स इस टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप खुद सोचिए ना। ये टर्म जो है स्क्वायर टर्म है, और किसी भी स्क्वायर टर्म का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो जीरो होगा। भाई स्क्वायर टर्म नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो y मिनिमम तब होगा जब ये टर्म x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये वाला टर्म जब क्या होगा, जीरो होगा, मीन्स x = 0 होगा, और वो जो y की मिनिमम वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स देखिए कुछ सीन उसी तरह का है कि ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, और इस टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ये जब मिनिमम होगा तो Z भी मिनिमम होगा। मीन्स अगर ओमेगा = ω/R हो जाए तो Z की वैल्यू R हो जाएगी, और वो Z की मिनिमम वैल्यू होगी। इट मीन्स इफ सीरीज RLC सर्किट इज इन रेजोनेंस कंडीशन, देन इट्स इम्पीडेंस विल बी R, and this impedance is the minimum value of impedance। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर RLC सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे है तो उसका इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, और उस मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाएगी R हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मिनिमम होगा। अब सोचिए अगर Z मिनिमम हो गया
तो करंट इक्वल टू हमको पता है V बाई जेड। इट मीन्स जेड अगर डिक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है, देखिए ना आप। तो अगर जेड मिनिमम हो रहा है तो आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ सीरीज RLC सर्किट इज इन रेजोनेंस कंडीशन देयरफॉर करंट विल बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जेड जो है वो क्या हुआ है, मिनिमम हुआ है। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आपको मिला कि अगर सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे है तो उसका करंट क्या हो जाएगा, उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ V बाई जेड मिन, और जेड मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। तो यहाँ देखिए जो मैं बेसिक बताया था आपको रेजोनेंस का कि भाई फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हम ऐसे करते हैं कि रिस्पांस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इससे मैच किया, ओमेगा आर से हमने अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मैच किया, मतलब उस सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी है हमने उसको इस फ्रीक्वेंसी से मैच किया। और जब ये फ्रीक्वेंसी मैच हुआ तो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही मैंने आपको बेसिक बात बताई थी। तो आप देखिए ना यहाँ जो रिस्पांस का जो सेंस है वो क्या है, करंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो करंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ आपको एकदम फील हो रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, ये सर्किट रेजोनेंस पे हो रहा है और इसका ये फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो ये रिस्पांस मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पे करंट स्टूडेंट्स मैक्सिमम। अब आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मीन्स P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब सोचिए ना करंट मैक्सिमम हुआ है तो पावर भी मेरे बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर सर्किट रेजोनेंस पे है सीरीज RLC सर्किट तो उसका पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जेड मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ RLC के लिए वैलिड है। मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ इम्पीडेंस मिनिमम हुआ है तो ऐसा नहीं हर सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम होगा या हर सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज RLC के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। और ये बेसिक सर्किट है सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट। और ये जब सर्किट रेजोनेंस पे होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जेड मैंने बताया ना, जेड जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। तो किस तरह से वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ जेड का, और उस जेड की मदद से हम आई का कर्व प्लॉट करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा रेजोनेंस कर्व के बारे में और बाकी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।